हाय हेलो एवरीवन। सो बेक्टर फूड्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। लास्ट कुछ सालों में ये कंपनी जो है एफएमसीजी सेक्टर में उन कुछ कंपनीज में से है जो लगातार कंसिस्टेंटली काफी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। बाकी अगर हम लार्ज कैप एफएमसीजी प्लेयर्स की बात करें, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ब्रिटानिया, मैरिको, तो इन सारी कंपनीज में वॉल्यूम ग्रोथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर एक कंपनी का सबसे बड़ा चैलेंज है वॉल्यूम ग्रोथ। एंड क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ उनका डबल डिजिट में भी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए उनका अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ भी देखोगे तो काफी एवरेज है उन कंपनीज का। सो बेक्टर फूड हो गया आपका, वरुण बेवरेजेस है, एडीएफ फूड्स है, बिकाजी फूड्स है। ये कुछ चार पांच कंपनीज ही ऐसी लगती है जो काफी इंटरेस्टिंग है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। सो बेक्टर फूड्स के रिजल्ट तो हमने देखे थे, काफी अच्छे नंबर्स थे। एक टाइम पे कंपनी 30-40% पे ग्रो कर रही थी, तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ रेट कम जरूर आया, लेकिन कंसिस्टेंटली ये कंपनी अब 17-18% की रेट से ग्रो कर रही है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है कंपनी के, एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को। सो अब हमको देखना है कि FY25 के लिए ओवरऑल क्या टारगेट है, क्या आउटलुक है मैनेजमेंट का। मेनली इनका कैपेक्स को लेके जो इनका प्लान चल रहा है, उसमें कौन कौन से प्लांट हैं जो ऑपरेशनल हो गए हैं, कौन से प्लांट्स हैं जो ऑपरेशन होने वाले हैं FY25 के अंदर, एंड ओवरऑल क्या ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहने वाली है कंपनी की। सो इन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे एंड देखेंगे क्या ओवरऑल कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है इस बिजनेस के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का कहना है कि FY24 कंपनी के लिए हाईएस्ट एवर रेवेन्यू उन्होंने रिपोर्ट किया है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। प्रॉफिट के नंबर भी काफी सॉलिड रहे हैं कंपनी के लिए, एंड दोनों सेगमेंट्स में। तो बेक्टर के दो सेगमेंट है, एक है क्रीमी का, जिसमें कंपनी अपने जो बिस्किट्स हैं, कुकीज हैं, वो सारे प्रोडक्ट सेल करती है। दूसरा इनका इंग्लिश ओवन का ब्रांड है, जिसमें कंपनी बेकरी के प्रोडक्ट्स को सेल करती है। अब इंग्लिश ओवन में बेसिकली दो बिजनेस है, एक है B2C, दूसरा है B2B। तो B2B में बेक्टर जो है वो जितने भी QSR के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लाइक आपका मैकडोनल्ड है, बर्गर किंग है, KFC है, सो इन सारी कंपनीज को सेमी कुक्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेकरी के, बन, बर्गर वगैरह, ये सारे आइटम्स ये सप्लाई करता है। तो ये भी एक काफी बड़ा सेगमेंट है बेक्टर के लिए। एंड दोनों ही सेगमेंट में, बिस्किट्स में भी और बेकरी में भी, अच्छे ग्रोथ नंबर्स रिपोर्ट किए बेक्टर ने। देन कंपनी आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो बेक्टर ने बेसिकली पिछले 2 सालों में SFA, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, एंड DMS, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों चीज़ें इंप्लीमेंट करी अपने बिजनेस के अंदर। तो इससे होता क्या है, जैसे सेल्स फोर्स ऑटोमेशन को अगर आप देखोगे तो उससे बेसिकली जो FMCG कंपनी है उसको सेल्स ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, बिकॉज इनका तो जो मेन एम्प्लॉय है वो इनका सेल्स पर्सन है, जो ग्राउंड पे जाकर के इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डीपर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन उसका तैयार करता है, रिटेल आउटलेट्स पे जाता है, छोटे छोटे किराना स्टोर्स पे वो विजिट करता है। तो उसको आप ट्रैक कैसे करोगे कि क्या आपका जो एम्प्लॉय है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है, कितने कितनी मीटिंग वो पर डे कर रहा है, और वहां से कितने ऑर्डर्स वो जनरेट करके ला रहा है। सो ये सारी चीजें जो है वो FMCG कंपनी सेल्स फोर्स ऑटोमेशन के थ्रू उसको उसको ट्रैक कर सकती है। तो बेसिकली इससे आपका एफिशिएंसी बढ़ता है, आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होता है। तो एक तो ये किया इन्होंने। दूसरा इन्होंने DMS इंप्लीमेंट किया, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इससे भी बेसिकली जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको आप ट्रैक कर सकते हो कि उनकी इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, कितना इन्वेंट्री उनका आगे और आने वाले टाइम में चल जाएगा, किस 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 डिस्ट्रीब्यूटर का आपका पेमेंट पेंडिंग है। तो ये सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हो। अगेन इससे ओवरऑल कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो बेक्टर वही कह रहा है कि ये जो दो टेक्नोलॉजी हमने इंप्लीमेंट करी है पिछले 2 सालों के अंदर, इससे हमारे बिजनेस में अच्छी खासी एफिशिएंसी आई है। एंड यहाँ से अब अगले 2 साल का जो हमारा फोकस है वो ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट में भी कुछ टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करेंगे, प्लस इसके साथ में सप्लाई चेन जो है, हमारा लॉजिस्टिक्स जो है, उस वाले पार्ट में भी हम कोई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करेंगे। बेसिकली अपने बिजनेस को और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के ऊपर बेक्टर का फोकस है। देन एक्सपोर्ट बिजनेस अच्छा कर रहा है कंपनी का। क्रीमी का ब्रांड जो है इनका बिस्किट का, वो 65 कंट्री से भी ज्यादा कंट्री में आज के टाइम पे प्रेजेंट है। और कंपनी कह रही है कि इसका एक्सपेंशन चलता रहेगा डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। देन ब्रांड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर रहा है बेक्टर, और कह रहा है कि आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। करीना कपूर इनकी ब्रांड एम्बेसडर है, और काफी सारे मार्केटिंग कैंपेन इन्होंने लॉन्च करे हैं। जैसे एक अपना अपना क्रीमी का है, बन ग्रेट, तो बर्गर ग्रेट, देन गुडनेस ऑफ फाइबर। तो ये सारे मार्केटिंग कैंपेन इन्होंने रन किए हैं, और बेक्टर कह रहा है कि इसका रिस्पॉन्स हमको अच्छा मिल रहा है कंज्यूमर्स की तरफ से, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेंगे इसके ऊपर। प्लस इसके साथ में बेक्टर ने, जैसे लास्ट कॉन कॉल में भी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। देन अगेन इस क्वार्टर के अंदर भी कंपनी ने और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो एक तो बेक्टर अब केक वाले सेगमेंट के अंदर भी इन्होंने एंटर कर लिया है, तो प्रिजर्वेटिव फ्री केक इन्होंने लॉन्च किया है। दूसरा कैश्यू डिलाइट कुकीज भी इन्होंने लॉन्च किया है,
जैसे ब्रिटानिया का आप गुड डे देखते हो तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एंड देन आटा कुलचा पाव वगैरह ये सारे बेकरी वाले सेगमेंट के अंदर इन्होंने और नए प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं अपने पिछले कुछ टाइम में। तो लगातार आप देखोगे तो नए प्रोडक्ट्स मार्केट में वेक्टर लॉन्च करता जा रहा है। देन जो इनका बेकरी वाला सेगमेंट है उसमें बेकरी में वेक्टर ने फ्रोजन वाले सेगमेंट के अंदर भी एंटर किया है और वहां पे भी वेक्टर का प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस है। कंपनी ने लास्ट कॉन कॉल में भी कहा था कि इनका अराउंड 30-34% के आसपास रेवेन्यू जो है वो प्रीमियमाइजेशन वाले प्रोडक्ट से आ रहा है। तो आगे भी इनका फोकस प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर ही रहने वाला है। एंड ये जो फ्रोजन बेकरी वाले प्रोडक्ट्स हैं इसमें कंपनी फिल्ड पफ्स डेजर्ट्स कुकीज ये सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। एंड इससे भी कंपनी कह रही है कि एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लगती है हमको इस वाले सेगमेंट के अंदर भी। देन केपेक्स की अगर हम बात करें तो राजपुरा में जो इनके दो बिस्किट्स के प्लांट्स थे वो ऑपरेशनलाइज हो गए FY24 के अंदर। प्लस जो एमपी में इनका जो धार के अंदर जो प्लांट है वो भी कंपनी कह रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका भी ऑपरेशनलाइज स्टार्ट हो जाएगा। बेकरी वाले सेगमेंट में कंपनी का कहना है कि भिवाड़ी में जो इनका प्लांट है वो स्टार्ट हो गया है FY24 में। एंड जो महाराष्ट्र में खोपोली के अंदर जो इनका बेकरी का प्लांट बन रहा है उसका कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हो गया है और कैलकाटा में भी कंपनी एक बेकरी का प्लांट लगा रही है। तो ये दोनों प्लांट जो है कंपनी कह रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर के 4th क्वार्टर तक स्टार्ट हो जाएंगे ये दोनों प्लांट भी। फिर वेक्टर जो है वो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट 1.0 लॉन्च कर रहा है। तो अगेन इसके अंदर भी कंपनी का फोकस वही है कि कॉस्ट एफिशिएंसी को बढ़ाना है, कॉस्ट कटिंग करनी है, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है। तो वेक्टर क्या कह रहा है कि इसमें जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जैसे प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट है, पैकेजिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, वेस्टेजेस है, लॉजिस्टिक्स है, तो इन हर एक डिपार्टमेंट पे हम अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें जैसे लॉजिस्टिक में स्ट्रीमलाइनिंग करेंगे, ये वेस्टेजेस को कम करेंगे, देन मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे। तो बेसिकली वही कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ाने पे फोकस है कंपनी का। और वेक्टर कह रहा है कि इससे होगा क्या कि आने वाले टाइम में हम सस्टेनेबली ग्रो कर पाएंगे, तो वो एक एडवांटेज मिलेगा हमको इससे। एक बड़ा अपडेट ये रहा है कि वेक्टर ने एक्विजिशन की है एक नई कंपनी की, नाम इन्होंने अभी बताया नहीं है इसका। तो ये जो नई कंपनी इन्होंने एक्वायर करी है ये कंपनी बेकरी वाले सेगमेंट के अंदर है, लेकिन इसके साथ में ये कंपनी आइसक्रीम भी बनाती है। तो उसका भी ट्रांजैक्शन कितना रहेगा, क्या अमाउंट रहेगा, ये सारी चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं करी है कंपनी ने, आने वाले क्वार्टर्स में ये प्रोबेबली करेंगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इस बेकरी वाले बिजनेस को जो इन्होंने एक्वायर किया है इससे ये क्रीमिका ब्रांड को बेकरी वाले सेगमेंट में भी ग्रो करने को देख रहे हैं। तो वेक्टर का बेकरी वाले सेगमेंट में जो ब्रांड है वो इंग्लिश ओवन के नाम से है, लेकिन वेक्टर ये जो एक्विजिशन करी है इन्होंने इससे ये अपने क्रीमिका वाले ब्रांड को आगे और ग्रो करेंगे बेकरी सेगमेंट के अंदर। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता है। बेसिकली वेक्टर ये बोल रहा है कि क्रीमिका ब्रांड जो है हमारा वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है पंजाब में और अपर नॉर्दर्न रीजन के अंदर, लाइक हिमाचल में, आपका पंजाब के अंदर, जम्मू के अंदर। सो इन सारे रीजन्स में काफी स्ट्रांग है हमारा वेक्टर का क्रीमिका का ब्रांड। तो ये जो हमने एक्विजिशन किया है इसीलिए हम इसको क्रीमिका ब्रांड के अंदर ही लॉन्च करना चाहते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स को भी। इसके बाद रिसीवेबल्स वेक्टर के थोड़े से बढ़ गए हैं 4th क्वार्टर के अंदर। तो इसमें कंपनी का कहना है बेसिकली मेन रीजन तो ये है कि एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से हमारा रेवेन्यू बढ़ा है और वहां पे क्योंकि वो रेड सी का क्राइसिस चल रहा है, जैसे एडीएफ फूड्स ने भी बोला था अपने कॉन कॉल में कि रेड सी क्राइसिस की वजह से थोड़े से शिपमेंट्स में डिले हुआ है, तो जिसकी वजह से रिसीवेबल बढ़ा है। पहला एक तो वो रीजन है। दूसरा इसके साथ में वेक्टर ने क्या किया है, शुगर इन्होंने अगले 8 मंथ्स का पहले ही परचेज करके रख लिया है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा रिसीवेबल बढ़ गया है कंपनी का। बट कंपनी कह रही है कि आने वाले टाइम में ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इसका इशू है नहीं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला भी एक डिवीजन है वेक्टर का जो अराउंड 4-5% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है इनके टोटल रेवेन्यू में। और वेक्टर कह रहा है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो उसका रीजन ये है कि जो जिस कंपनी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बेसिकली मॉन्डेलेज जो ओरियो के बिस्किट्स होते हैं वो वेक्टर बनाता है मॉन्डेलेज के लिए। तो उसमें कंपनी कह रही है कि ये जो ओरियो कंपनी है या ये जो मॉन्डेलेज कंपनी है ये भी एक ट्रांजिशन फेज में चल रही है, तो इसकी वजह से ग्रोथ में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। बाकी 1-2 क्वार्टर के अंदर ये चीजें भी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। देन जो केक वाला प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, वेक्टर कह रहा है कि हम इसमें अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड कर रहे हैं। दिल्ली और मुंबई इन 2 मार्केट में इन्होंने ये केक वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और B2B B2C दोनों सेगमेंट के अंदर इसको लॉन्च कर रहा है कंपनी ने, और दोनों जगह ग्रोथ करने का फोकस है इनका। B2C वाले बिजनेस में दिल्ली के अंदर इन्होंने 10 रुपीज का जो पैकेट होता है अभी छोटा पैकेट लॉन्च किया है, और कंपनी कह रही है कि इंग्लिश ओवन ब्रांड के अंदर इसको हमने लॉन्च किया है
अभी इसकी जो शेल्फ लाइफ है इस प्रोडक्ट की वो सिर्फ 1 मंथ है, शेल्फ लाइफ अभी छोटी है। इनिशियल लेवल पे जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, एंड जैसे हमको दिखेगा कि इसमें अच्छा प्रोग्रेस हमको मिल रहा है तो आगे चल के हम इसका लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाले प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर लॉन्च करेंगे। एंड कंपनी बोल रही है कि हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि आगे चल के ये एक अच्छा रेवेन्यू ऐड करेगा हमारे ओवरऑल बिजनेस के अंदर। केपेक्स के ऊपर कंपनी का कहना है कि 550 करोड़ से 570 करोड़ के बीच में इनका टोटल केपेक्स रहने वाला है FY25 के लिए। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर भी कंपनी का 500 करोड़ के आसपास का केपेक्स था, और बेक्टर बोल रहा है कि अगले 2-3 साल के लिए क्या केपेक्स रहेगा ये आज तो हम नहीं बता सकते, लेकिन क्योंकि हमारा बोर्ड मीटिंग अभी होना है तो 1-2 क्वार्टर के कॉन कॉल के बाद हम आपको बताएंगे कि 2-3 साल में हमारा कितना केपेक्स रहेगा। बट FY25 में 550 करोड़ से 570 करोड़ के बीच में हम केपेक्स प्लान कर रहे हैं। डिमांड वाइज वेक्टर कह रहे हैं कि दिवाली के बाद ऑब्वियसली हर एक एफएमसीजी कंपनी का अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो हर कोई बोल रहा है कि डिमांड में थोड़ा सा स्लोनेस देखने को मिला है दिवाली के बाद से। प्लस कंपनी कह रही है कि थर्ड क्वार्टर के बाद से थोड़ी सी जो कंपटीशन इंटेंसिटी है वो भी बढ़ गई थी, ये इन्होंने थर्ड क्वार्टर के कॉन कॉल में भी बोला था। तो कंपनी कह रही है कि कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ गई है, लोकल प्लेयर से थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा मिल रहा है। प्लस जो कंपनी कह रही है मार्केट लीडर है इस सेक्टर के अंदर, उन्होंने कंज्यूमर को थोड़े से ज्यादा ऑफरिंग्स वगैरह देना स्टार्ट किया है, डिस्काउंट वगैरह देना स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली compete करने के लिए हमको भी वो चीज करना पड़ा है, तो ये चीज हुई है। अब जो मार्केट लीडर है ऑब्वियसली कंपनी ब्रिटानिया की बात कर रही है कि ब्रिटानिया ने थोड़े से ऑफर्स देने स्टार्ट किए हैं। प्लस एक और पॉइंट क्या हुआ है कि थर्ड क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर में जो इन्फ्लेशन के नंबर धीरे धीरे कम होने लग गए हैं, तो उसकी वजह से जो लोकल प्लेयर्स हैं या जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है इस सेक्टर के अंदर वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है, उन्होंने ऑफर्स डिस्काउंट देना स्टार्ट करा है कंज्यूमर्स को, तो वहां से वेक्टर को थोड़ा सा चैलेंज मिल रहा है थर्ड क्वार्टर से। बट वेक्टर कह रहा है कि इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि अगर आप हर एक रिपोर्ट देखो इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से, तो हर कोई ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि इस साल मॉनसून अच्छा रहने वाला है, और अभी तक हम देख रहे हैं कि मॉनसून काफी अच्छा जा रहा है। प्लस साथ में कंपनी कह रही है कि इन्फ्लेशन का भी जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वो भी अब काफी हद तक रिजॉल्व हो चुका है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो मॉनसून अगर अच्छा जाता है एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो डेफिनेटली हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि सेकंड या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 से जो डिमांड थोड़ी सी स्लो हो गई थी वो वापस से इंप्रूव हो जाएगी, वो वापस से ग्रो करेगी। इनफैक्ट पिछले कुछ क्वार्टर में हमको इंप्रूवमेंट देखने को भी मिला है डिमांड में। हाँ, उस लेवल पे नहीं गया है जो दिवाली से पहले था, लेकिन एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और ये हमको कॉन्फिडेंट देता है कि इन्फ्लेशन जैसे लास्ट 1-2 क्वार्टर से कंट्रोल में है और आगे भी अगर कंट्रोल में रहता है, प्लस अच्छा मॉनसून जाता है तो डिमांड वापस से शूट अप करेगा प्री दिवाली वाले लेवल तक। तो ये एक अच्छा गाइडेंस दिया है कंपनी ने। देन ग्रोथ पे वेक्टर कह रहा है कि जो हमारा बिस्किट का बिजनेस है डोमेस्टिक में, उसमें हम मिड-टीन नंबर ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, और अगर आप ओवरऑल बिजनेस का ग्रोथ पूछोगे तो गाइडेंस कंपनी ने वही मेंटेन किया है। कंपनी का गाइडेंस क्या होता है, मिड टू हाई टीन का नंबर, तो वही वेक्टर का गाइडेंस उन्होंने मेंटेन किया है कि आगे का ग्रोथ भी हम मिड टू हाई टीन का नंबर ही टारगेट कर रहे हैं, मतलब वही 15-16% से लेकर के 17-18% की ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है आगे के लिए। एक्विजिशन पे एक और पॉइंट क्या कह रहा है वेक्टर की, बेसिकली जो इनका इंग्लिश ओवन का जो ब्रांड है वो दिल्ली और मुंबई इन 2 मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और कंपनी कह रही है कि बेकरी के जो बाकी भी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके जैसे रस होता है, टोस्ट वगैरह, या और भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमने इन दोनों एरियाज में दोनों रीजन्स के अंदर लॉन्च किए हैं, और उनको कंज्यूमर से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बिकॉज इन दोनों स्टेट्स के अंदर इंग्लिश ओवन का एक बहुत अच्छा ब्रांड है और लोग जानते हैं इंग्लिश ओवन के ब्रांड को, तो हम जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जो इंग्लिश ओवन का ब्रांड है वो इन दोनों रीजन के अलावा बाकी किसी और रीजन्स में इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और क्रीमी का जो ब्रांड है हमारा वो एक बहुत स्ट्रांग ब्रांड रहा है, उसकी ब्रांड इक्विटी काफी स्ट्रांग है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा और अपर नॉर्दर्न रीजन के अंदर। तो इसीलिए वेक्टर क्या कह रहा है कि ये जो हमने एक्विजिशन किया है एक बेकरी कंपनी का, इसको हम क्रीमिका के थ्रू यूटिलाइज करना चाहते हैं, बिकॉज क्रीमिका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, 3,20,000 आउटलेट्स पे उसकी रीच है, तो उसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं। और ये जो बेकरी के कुछ आइटम्स हैं जैसे रस है, टोस्ट है, ये सारे प्रोडक्ट्स हम हमारे क्रीमिका ब्रांड के अंदर लॉन्च करेंगे, जिससे हमें एक अच्छा खासा एडवांटेज मिले क्रीमिका के स्ट्रॉन्ग ब्रांड विजिबिलिटी का। तो ये इनका टारगेट है बेसिकली। अब इसका कितना एक्विजिशन कॉस्ट रहेगा ये कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में डिस्क्लोज करेगी। देन एक और रीजन ये है कि क्रीमिका का अगर आप मार्केट शेयर भी देखोगे तो कंपनी बोल रही है कि 15-16% का हमारा मार्केट शेयर है बिस्किट सेगमेंट में, तो अगेन ये शो करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कंपनी के लिए, तो इसलिए बेकरी वाले जो एक्विजिशन है उसको ये क्रीमिका के थ्रू आगे ग्रो करने को देख रहे हैं।
देन रेवेन्यू ग्रोथ में बेक्टर बोल रहा है कि हमारा जो मेन फैक्टर है रेवेन्यू ग्रोथ का वो है प्रीमियमाइजेशन। हमारा आज के टाइम पे 37% जो बिजनेस है वो प्रीमियमाइजेशन के थ्रू आता है, और पिछले 2 साल में तो ये और भी ज्यादा ग्रो हुआ है। तो इसीलिए आगे भी हमारा मेन फोकस इसी पे रहने वाला है। देन इस क्वार्टर में एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई है बेक्टर की थोड़ी सी, तो उसका एक रीजन तो ये है कि जो इनके जो 2 लाइंस जो अभी बने हैं राजपुरा के अंदर और भिवाड़ी के अंदर, तो उसके लिए कंपनी को हायरिंग पहले से करनी पड़ी है, तो वो एक अपफ्रंट कॉस्ट रहा है। अब उसका जो प्रोडक्टिविटी आएगा वो आने वाले टाइम में आएगा, प्रोडक्शन तो आने वाले क्वार्टर्स में आएगा, लेकिन कॉस्ट तो आपको पहले इनकर करनी पड़ती है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है। प्लस दूसरा इन्होंने और भी सीनियर एम्प्लॉयज को हायर किया है, जैसे एक प्रोजेक्ट हेड हायर किया है, एक इन्होंने एचआर हेड हायर किया है। तो ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से इनका एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है। प्लस साथ में इनका अदर एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं, तो वो बढ़ने की वजह ये है, वेक्टर बोल रहा है कि जैसे कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ी है मार्केट के अंदर, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ से ऑफरिंग्स ज्यादा बढ़ी है, डिस्काउंट थोड़े से ज्यादा बढ़े हैं, उनकी तरफ से भी मार्केटिंग बढ़ी है, तो हमको भी हमारे ब्रांड के ऊपर इन्वेस्ट करते रहना पड़ा है, और ये कंटिन्यू रहेगा अगले 1 से 2 क्वार्टर तक। वेक्टर बोल रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट हमारा कंटिन्यू रहेगा हमारे ब्रांड्स के ऊपर, बिकॉज हम मार्केट शेयर लूज नहीं करना चाहते हैं। अगेन वही कल्याण वाला पॉइंट आ गया कि मार्केट शेयर लूज नहीं करना है अनऑर्गेनाइज प्लेयर से, तो इसीलिए ब्रांड के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कंपनी कह रही है कि आगे चल के जो मार्जिन है हमारे आज के टाइम पे 14-15% है, और कंपनी ने वैसे इंडिकेटिव मार्जिन भी हमेशा से इतना ही दिया है 14-15%। तो वेक्टर बोल रहा है कि इसी लेवल पे रहना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा डिक्लाइन हम यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सपोर्ट वाला जो एक सेगमेंट है ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं करेगा आगे चल के, तो थोड़ा बहुत वहां से हो सकता है, बाकी कुछ मेजर हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मार्जिन हमारा यही 14-15% के आसपास रहना चाहिए। एक्सपोर्ट मार्केट में कंपनी नई नई टेरिटरीज में जा रही है, नई कंट्रीज में जा रही है, तो बेसिकली इन्होंने लास्ट क्वार्टर में वॉलमार्ट के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप किया था, वाइट लेबलिंग प्रोडक्ट सप्लाई करेगा वेक्टर उनको। प्लस इसके साथ में वहां पे ये और भी रिटेल कंपनीज के साथ में डिस्कशन चल रहा है वेक्टर का, जिनको ये अपने प्रोडक्ट्स प्लस उनके प्रोडक्ट सप्लाई करेगा, तो वो भी एक सेगमेंट एक्सप्लोर कर रहा है। मतलब एक्सपोर्ट पे भी अच्छा खासा फोकस है। एंड वेक्टर कह रहा है कि अमेरिका के साथ में हम मिडल ईस्ट और बाकी की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां पे भी लगातार फोकस कर रहे हैं अपने ब्रांड को एक्सपैंड करने के लिए। देन जो ये केपेक्स करने वाले हैं 550 करोड़ के आसपास का, वो वेक्टर बोल रहा है कि 2/3 जो है उस केपेक्स का वो हम डेट लेंगे, और बाकी का जो है वो हम खुद से करेंगे, हमारे पास कैश वगैरह अवेलेबल है। डेट टू इक्विटी वेक्टर का आज 0.34 के आसपास है, तो वेक्टर बोल रहा है कि अगर थोड़ा सा ये बढ़ भी जाता है तो मतलब कोई बहुत अलार्मिंग साइन नहीं है, इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। देन वेक्टर का जो बेकरी वाला बिजनेस है बॉम्बे में, उसमें उसमें भी थोड़ा सा और केपेक्स करेगा 30-40 करोड़ के आसपास वेक्टर बेसिकली, और ये इस 550 करोड़ वाले केपेक्स में इंक्लूड है। तो वेक्टर क्या कह रहा है कि हमारा जो बेकरी का बिजनेस है इंग्लिश ओवन का, दिल्ली एनसीआर मार्केट में बहुत अच्छा चला है, इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमें वही इनिशियल रिस्पांस जो है वो बॉम्बे के मार्केट के अंदर भी देखने को मिला है आज के टाइम पे, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी की थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के टाइम पे वहां पे हम हमारा कैपेसिटी इंप्रूव करने को देख रहे हैं, नया प्लांट वहां पे बना रहे हैं बॉम्बे के अंदर। लेकिन तब तक के लिए हमने जो कैपेसिटी वाला प्रॉब्लम है उसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू सॉल्व करने को देखा है। प्लस ग्राउंड पे जो हमारी सेल्स टीम है उसको हम लगातार बढ़ा रहे हैं, अपना पेनिट्रेशन डीप और लेकर के जा रहे हैं, बिकॉज हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बॉम्बे के मार्केट से। एंड कंपनी कह रही है कि एक बार जब ये कैपेसिटी हमारी बन जाएगी और ये वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, तो बॉम्बे मार्केट को हम दिल्ली एनसीआर वाला मार्केट एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी सॉलिड ग्रोथ आ सकती है, इतना अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है इस मार्केट से। एंड कंपनी कह रहा है कि अगले 1 से 2 साल के अंदर हम पूरा बॉम्बे कवर कर सकते हैं, मतलब बाय FY 25-26 तक का इन्होंने गाइडेंस दिया है कि पूरा बॉम्बे मार्केट कंपनी कवर कर सकती है अगले 1 से 2 साल में। तो इसीलिए ये 30-40 करोड़ का केपेक्स भी कर रहे हैं वहां पे। रिसीवेबल का जो इशू है, अगेन कंपनी कह रही है कोई मेजर इशू नहीं है, बिकॉज उसमें जो शुगर वाला पार्ट है जो हमने 8 मंथ के लिए जो बाई किया है, तो उसके लिए तो कंपनी कह रही है कि वो हम लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो तो रिजॉल्व हो जाएगा। प्लस जो रेड सी वाला क्राइसिस है वो 1 से 2 क्वार्टर के अंदर वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, तो रिसीवेबल भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। देन QSR स्पेस, तो QSR स्पेस में आप भी अगर देखोगे आज के टाइम पे, तो हर एक कंपनी जो है ना वो ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रही है, चाहे वो आपका देवयानी इंटरनेशनल हो, किसी का ग्रोथ आपको दिखेगा तो मार्जिन में डिक्लाइन दिखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में उसको बहुत बड़ा हिट लेना पड़ रहा है।
या फिर ग्रोथ ही नहीं है बिजनेस के अंदर। एक टाइम पे आप डोमिनोज को देखो, जुबिलेंट फूडवर्क को, वो डोमिनेट करता था पिज्जा इंडस्ट्री को। बट आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 साल के अंदर पिज्जा वाले सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनीज आ गई है अनलिस्टेड लिस्टेड स्पेस के अंदर। इनफैक्ट पिज्जा हट ने भी काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देना स्टार्ट किया है डोमिनोज को। तो बेसिकली फैक्टर वही कह रहा है कि डिमांड वाइज अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर है क्यूएसआर स्पेस के अंदर, लेकिन ये कंपनी स्पेसिफिक है। मतलब ऐसा नहीं कि सेक्टर में कोई बहुत डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। प्लस इसीलिए बेक्टर कह रहा है कि हम अपने बेकरी वाले सेगमेंट में भी कैपेसिटी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में और भी नए स्टोर्स ओपन कर रही है कंपनी ग्रोथ के लिए। उसके साथ में नए प्लेयर्स भी एंटर कर रहे हैं। अगर आप लास्ट 2-3 साल देखोगे तो इवन लोकल लेवल पे हर एक स्टेट के अंदर बहुत सारी नई नई क्यूएसआर कंपनीज एक्टिव हो गई है। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज काफी सारे प्लेयर्स आ गए हैं। सिर्फ अगर आप पिज्जा का एग्जांपल लोगे या बर्गर्स का एग्जांपल लोगे तो बहुत सारी कंपनीज आई है। बर्गर में ही आपका पहले एक मैकडी होता था, बर्गर किंग होता था। आज के टाइम पे आपका द बर्गर क्लब है, बर्गर सिंह है। लोकल लेवल पे तो और ज्यादा कंपनीज आ गई है। तो इससे क्या हो गया कि सेक्टर तो ग्रो कर रहा है, लेकिन कंपनी स्पेसिफिक जो है वो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है सेक्टर के अंदर। तो बेक्टर कह रहा है कि इससे हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम तो सप्लाई कर रहे हैं, हम तो रॉ मटेरियल बेसिकली सप्लाई कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स को। तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, और नए प्लेयर्स आते जा रहे हैं सेक्टर के अंदर। इसीलिए हम हमारी कैपेसिटी भी बिल्ड करते जा रहे हैं, बिकॉज हमको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल लगता है इस क्यूएसआर स्पेस का इंडिया में। एंड प्लस बेक्टर एक और स्ट्रेटेजी क्या कर रहा है, लास्ट क्वार्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि क्योंकि हर एक कंपनी ग्रोथ के लिए अभी स्ट्रगल कर रही है, फाइट कर रही है, तो बेक्टर नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहा है। मेन प्रोडक्ट तो बेक्टर का अगर आप देखोगे बेकरी में बन और बर्गर ही है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने कुछ नए एडिशनल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने स्टार्ट किए थे। सिंपल लॉजिक है, मेरा अगर क्यूएसआर का बिजनेस है एंड मेरा मेन प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल बर्गर है, बट अगर मेरा बिजनेस जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है मेरे बिजनेस में वो बर्गर से आ ही नहीं रहा है, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि कोई एडिशनल प्रोडक्ट्स आ जाए, कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आ जाए जहां से फुटफॉल बढ़े मेरे स्टोर के अंदर। तो वही बेक्टर ने स्ट्रेटेजी किया, लास्ट कॉन कॉल में भी हमने डिस्कस किया। सिमिलरली बेक्टर क्या कर रहा है कि फ्रोजन बेकरी के अंदर ये डेजर्ट्स पे आज के टाइम पे काम कर रहा है, नए नए डेजर्ट्स ये लेकर के आ रहा है। तो कंपनी कह रही है कि हम नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हम एक बहुत बड़े क्यूएसआर चेन के साथ में काम कर रहे हैं उनके डेजर्ट वाले प्रोडक्ट को लेकर के। एंड इसीलिए हमको कॉन्फिडेंट है कि ये जितने भी हम नए नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जा रहे हैं, इससे हमारा ग्रोथ इसमें कंटिन्यू रहेगा। प्लस इसका मतलब ये नहीं है कि हम बन एंड बर्गर वाले को बंद कर रहे हैं या उसमें कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा। बन एंड बर्गर में तो ग्रोथ कंटिन्यूड है, लेकिन उसके साथ में जो हम ये नए नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, इससे हमको इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर मिल रहा है। और बेक्टर बोल रहा है कि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमारा मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांग है क्यूएसआर स्पेस के अंदर। एंड इसीलिए कैपेसिटी बढ़ाने से लेकर के न्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से लेकर के ये सारी चीजें हमारे मार्केट शेयर को और ज्यादा स्ट्रांग करती है सेक्टर के अंदर। तो ये ओवरऑल कॉन एनालिसिस था वेक्टर फूड्स के ऊपर। रिजल्ट तो अच्छे हैं कंपनी के, हर एक क्वार्टर में कंपनी बहुत इजीली 17-18% से ग्रो कर रही है। एंड क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसी है तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को, 20-25% के आसपास इनका पैट ग्रोथ आ रहा है। तो एक अच्छा प्लेयर है। और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग देखोगे तो आपको बहुत अच्छी स्टोरी लगती है इस बिजनेस की, बिकॉज ब्रांड धीरे धीरे अब पैन इंडिया ब्रांड बनता जा रहा है। एक्सपोर्ट मार्केट को ये टारगेट कर रहे हैं। नए इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अब स्टार्ट हो गई है। 2 प्रोडक्शन कैपेसिटी FY25 के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, जिससे इनका बिस्किट का, बेकरी का, दोनों का प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो अच्छी लगती है इस कंपनी के अंदर। हाँ, आप वो बहुत मतलब हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 25-30% पे ग्रो करेगा, लेकिन 17-18% की जो ग्रोथ है वो वेक्टर बहुत लॉन्ग टाइम तक डिलीवर कर सकता है। एंड मैनेजमेंट ने भी इस चीज को बार बार बोला है कि ये जो 16-17-18% की ग्रोथ है ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 साल का हमको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, बिकॉज साइज बहुत छोटा है, 7-8 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। एंड अभी तो बस इन्होंने नॉर्दर्न रीजन को ही अच्छे से टैप किया है, वो भी सिर्फ क्रीमिका वाले ब्रांड में। वहां पे भी बेकरी अभी पूरा इनका पेनेट्रेट करने को बचा हुआ है, प्लस बाकी के रीजन अभी बचे हुए हैं। तो ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है बिजनेस के पास में। हाँ, स्टॉक अगर आप देखोगे तो अराउंड 60 के पी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटी वाइज अगर हम देखें एफएमसीजी स्पेस में, तो एडीएफ फूड्स में थोड़ी सी बेटर अपॉर्चुनिटी लगती है, बिकॉज वो बिजनेस अराउंड 20% 25% पे ग्रो कर रहा है। आगे का गाइडेंस भी 20% से ज्यादा का है। प्लस उसका स्टॉक का अगर आप पीई देखोगे तो 30-32 के आसपास उसका पीई है। तो एक वो री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी लगती है एडीएफ फूड्स के अंदर। तो स्टॉक अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो एडीएफ फूड थोड़ा सा बेटर लगता है। बट यस, वेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी है एंड एक कंसिस्टेंट स्टेबल बिजनेस है ये, जो हर एक क्वार्टर में
काफी सॉलिड नंबर्स डिलीवर कर रहा है। बाकी ट्रैक करना कंटिन्यू करेंगे दोनों सारे बिजनेसेस को, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।